नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और जहां कहीं भी हैं अपनी पढ़ाई में, अपने अध्ययन कार्य में और अपने पाठ्यक्रम में व्यस्त होंगे। पिछली कक्षा में हमने काव्य गुण के बारे में जाना, उसके अर्थ, उसके स्वरूप, उसको लेकर विभिन्न विद्वानों के जो मत रहे उसको जाना। जो हमारे 3 काव्य गुण हैं उनके उदाहरणों को पढ़ा, उनकी प्रकृति को जाना, उनकी विशेषताओं को जाना। और आज जो है हम काव्य शास्त्र का दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है काव्य दोष। काव्य गुण और काव्य दोष फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही पाठ्यक्रम में लगता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है काव्य दोष, जहाँ से एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से, अवश्य रूप से आपकी परीक्षा में मिलने वाला है। देखिए, काव्य दोष, जिस प्रकार व्यक्ति में गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं, उसी प्रकार यदि काव्य में गुण निहित है तो यह भी स्वाभाविक है कि उस काव्य में दोष भी निहित होंगे। तो दोष कौन कौन से, कैसे काव्य में आते हैं, उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या अर्थ है, इसको अपन समझेंगे। ठीक है, देखिए काव्य दोष। पहले अपन काव्य दोष का अर्थ समझते हैं कि दोष है क्या। जिस प्रकार जो गुण थे वो रस का उत्कर्ष कर रहे थे, रस को बढ़ा रहे थे, काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहे थे, काव्य की विशेषता को बढ़ा रहे थे, उसी प्रकार काव्य दोष बिल्कुल उसके विपरीत है। यानी कि वे तत्व जो काव्य के अर्थ को, रस को, उसके भाव को क्या कर दे, विकृत कर दे। ठीक है ना, वही क्या है, दोष है। मतलब जो रस का अपकर्ष करे वही क्या है, दोष है। तो साधारण सी परिभाषा है, देखिए कि वे तत्व जो काव्य में अर्थ, सौंदर्य अथवा काव्य में रस, काव्य के अर्थ में, काव्य के सौंदर्य में, काव्य में निहित रस में क्या उत्पन्न कर दें, विकार उत्पन्न कर दें, शिथिलता उत्पन्न कर दें, या उनका क्या कर दें, अपकर्ष कर दें, वही क्या है, काव्य दोष है। बेहद साधारण सी परिभाषा है, कोई समझने वाली चीज नहीं है। उसके बाद देखिए काव्य दोष से संबंधित क्या परिभाषाएं हैं जहां से प्रश्न बनता है। और ये जो सारी परिभाषाएं मैंने यहाँ लिखी है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में जरूर आई है और बार बार आती है। काव्य शास्त्र में लिमिटेड जो है मैटर है और वहां से परिभाषाएं बार बार आती है। देखिए पहली परिभाषा, और सबसे पहले इसने परिभाषा दी है, सबसे पहले काव्य दोष को लेकर परिभाषा किसने दी है, तो वामन ने दी है। ये प्रश्न भी आ चुका है। क्या परिभाषा देखिए, गुणः विप्रयत्नः दोषः, कि गुण के विपरीत जो है वही क्या है, दोष है। गुण के विपरीत जो है वही क्या है, दोष है। और ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा वामन ने दी है। अगली परिभाषा आती है अग्नि पुराण से, उद्वेग जनको हो दोषः, कि उद्वेग का जनक ही क्या है, दोष है। जो काव्य में उद्वेग का जनक करे, उद्वेग को जन्माए, वही क्या है, दोष है। कौन कहता है, अग्नि पुराण कहता है, जयदेव का अग्नि पुराण कहता है। मुख्यार्थ हति दोष है, ये परिभाषा न जाने कितनी बार पूछ ली गई है काव्य दोष से। और ये किसकी है, मम्मट की है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मम्मट को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ें। मम्मट का कोई भी फैक्ट आपको मिले आप तुरंत उसे नोट करें, उसे याद करें। क्या कहता है, मुख्यार्थ हति ही दोषः, कि मुख्यार्थ को हरने वाला, मुख्यार्थ को खत्म करने वाला ही क्या है, दोष है। जिसके कारण मुख्यार्थ में क्या हो जाए, दोष उत्पन्न हो जाए। मुख्यार्थ का जो अर्थ है वो प्रकट नहीं हो पाए, मुख्यार्थ का जो भाव है वो हृदय में व्याप्त नहीं हो पाए, वही क्या है, दोष है। ये कौन कहता है, ये मम्मट कहता है। अगली परिभाषा जो है विश्वनाथ की है। विश्वनाथ क्या कहते हैं, रसः अपकर्षकः दोषः, कि रस का अपकर्ष करने वाले ही क्या है, दोष है। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा विश्वनाथ कहते हैं। रस का अपकर्ष करने वाले ही क्या है, दोष है। अगली परिभाषा बहुत ही सुंदर परिभाषा है और ये चिंतामणि की है। ये परिभाषा भी 1-2 बार परीक्षा में आ चुकी है कि शब्द अर्थ रस को जो इत देखत परे अपकर्ष, कि जो शब्द का, अर्थ का, रस का क्या करे, अपकर्ष करे। ऐसे शब्द जो शब्द का, अर्थ का, रस का क्या कर दे, अपकर्ष कर दे। दोष कहत है ताही को सुनु घटतु है हर्ष, जिसको सुनते ही हर्ष जो है, आनंद का भाव जो है वो घट जाए, वहां क्या निहित है, दोष निहित है। और ये परिभाषा कौन देते हैं, ये चिंतामणि देते हैं। अगली जो परिभाषा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परिभाषा कई बार पूछी गई है। ये परिभाषा केशवदास की है। केशवदास देखो क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से बात कहते हैं केशवदास, कि रंचक दोष न राजई,
कि आगे जो शब्द दिए हैं इनमें रंच भर भी यदि दोष है तो राजने वाला नहीं है, सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। किन किन में? कि रंचक दोष न राजई, कविता बनिता मित्र। 3 चीजों में कभी भी दोष नहीं आना चाहिए। यदि उनमें दोष है तो ये 3 चीजें किसी काम की नहीं है। कौन सी 3 चीजें? पहली, कविता। यदि कविता में दोष है, काव्य में दोष है, तो कविता किसी काम की नहीं है, वो राजती नहीं है, मतलब वो सुंदर नहीं दिखती है, वो किसी काम की नहीं है। बनिता, बनिता बोलते हैं स्त्री को, नारी को। यदि स्वयं की पत्नी में, नारी में किसी प्रकार का दोष है तो वो किसी काम की नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? केशवदास कहते हैं। और तीसरा, मित्र। और यदि मित्र के स्वभाव में या मित्र के भाव में यदि दोष है तो वो भी राजने वाला नहीं है। तो रंचक दोष न राजही, कविता बनिता मित्र, बंधक हाला परत ज्यो। जिस प्रकार गंगा के घट में, गंगा के पानी में अगर एक बूंद भी शराब की पड़ जाए तो वो क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार यदि इन तीनों में बिंदु भर, रंच भर भी दोष है तो ये तीनों भी किसी काम के नहीं है। ये तीनों भी क्या हो जाते हैं? अपवित्र हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर परिभाषा किसने दी है? केशवदास ने की है कि रंचक दोष न राजही, कविता बनिता मित्र, बंधक हाला परत ज्यो, गंगा घट अपवित्र। यदि गंगा जल में बिंदु भर भी, बूंद भर भी यदि हाला पड़ जाए, शराब पड़ जाए तो वो क्या हो जाती है? अपवित्र हो जाती है। उसी प्रकार काव्य में भी थोड़ा सा भी दोष है तो वो काव्य भी कैसा हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये जो परिभाषाएं हैं ये आज तक काव्य दोष से पूछी गई है और बार बार पूछी जा रही है। इनके इतर न तो कोई परिभाषा आज तक काव्य दोष से संबंधित पूछी गई है, न पूछे जाने की संभावना है। तो इतनी परिभाषा यदि आप काव्य दोष से लेकर पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब आए हैं काव्य दोष के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कई बार परीक्षा में कथनों के रूप में आते हैं। देखिए कौन कौन से फैक्ट हैं जो अपन को याद करने हैं। कि भोजराज दोषों को त्याज्य मानते हैं। त्याज्य मतलब जिसको छोड़ देना चाहिए, वो होता है त्याज्य। तो कौन मानते हैं दोषों को त्याज्य? भोजराज। भोजराज कहते हैं कि दोष जो है वो क्या है? त्याज्य है, छोड़ने लायक है, उनको छोड़ देना चाहिए। अगली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कि अनुकरण में सभी दोष निर्दोष हो जाते हैं। यदि हम किसी कवि के वाक्य का, किसी कवि के काव्य का अनुकरण वाचन कर रहे हैं तो वहाँ जो सारे दोष है वो निर्दोष हो जाते हैं। फिर वो दोष हम में नहीं रहेगा, वो दोष उस कविता को लिखने वाले कवि में रहेगा। तो अनुकरण में सारे दोष क्या हो जाते हैं? निर्दोष हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कहाँ सारे दोष निर्दोष हो जाते हैं। तो अनुकरण में। अगला देखिए, दोषपूर्ण रचना साक्षात क्या है? मृत्यु। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई परीक्षा में पूछी गई है। नेट में ना जाने कितनी बार पूछ ली गई है कि दोष से पूर्ण जो रचना है वो किसके समान है? तो वो मृत्यु के समान है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा भामह कहते हैं। दोष विष के समान है। यदि काव्य में दोष है तो काव्य किसके समान है? कि विष के समान है, जहर के समान है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा बोलते हैं वाग्भट। तो वाग्भट कहते हैं कि दोष किसके समान है? विष के समान है। देखिए इनमें कुछ समझने लायक कुछ चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें अपन को आत्मसात करनी है, अपन को रटनी है और अपन को वापस क्या करनी है? प्रत्यास्मरण करनी है। इसको बार बार रिवीजन करना है ताकि अपन परीक्षा में इसका रिकॉल कर पाए। ठीक है, आगे देखिए। आनंदवर्धन ने दोष के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया है और वो शब्द क्या है? अनौचित्य। आनंदवर्धन कहते हैं, अपने ध्वन्यालोक में कहते हैं कि दोष जो है वो दोष नहीं है, क्या है? अनौचित्य है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो दोष के लिए अनौचित्य शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो आनंदवर्धन ने किया है। ये प्रश्न भी एक बार परीक्षा में आ चुका है। ये सारे फैक्ट कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना रखते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा कठिन मैटर, ज़्यादा गहरा मैटर इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि प्रश्न आज तक यहीं तक बनता है। इतना हार्ड, ज़्यादा डीप प्रश्न काव्य दोष, काव्य गुण से नहीं बनता है। तो मैं उसी स्तर का प्रश्न, उसी स्तर का मैटर आपके लिए लेके आया हूँ जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो ये जो तथ्य है ये काव्य दोष से संबंधित प्रमुख फैक्ट है कि भोजराज ने दोषों को क्या माना है? त्याज्य माना है।
अनुकरण में सारे दोष जो है वो क्या हो जाते हैं, निर्दोष हो जाते हैं। और दोष पुनर्रचना जो है किसके समान है, मृत्यु के समान है, ऐसा कौन कहते हैं, भामह कहते हैं। और जहर किसने माना है, तो वाग्भट ने माना है। और दोष के लिए अनौचित्य शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो आनंदवर्धन ने किया। ठीक है, आगे देखिए। अब आती है दोषों की संख्या, कि अलग अलग विद्वानों ने जिस प्रकार काव्य गुण की अलग अलग संख्या मानी है, उसी प्रकार दोषों की भी संख्या अलग अलग मानी है। जहां से प्रश्न बहुत कम बनते हैं, दोष की संख्या को लेकर प्रश्न बहुत कम बनते हैं। हाँ, काव्य गुण की संख्या को लेकर प्रश्न कई बार बनते हैं, लेकिन दोषों से अब तक प्रश्न बहुत कम आए हैं। लेकिन फिर भी अपन को याद रखना है कि कौन कौन से विद्वानों के दोषों की संख्या पूछी जा सकती है। पहला तो है अपना भरत मुनि। जिस प्रकार भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी थी, उसी प्रकार काव्य दोषों की भी संख्या कितनी मानी है, 10 ही मानी है। तो भरत मुनि काव्य गुण भी 10 बताते हैं और काव्य दोष भी कितने बताते हैं, 10 बताते हैं। उसके बाद मम्मट, जो सर्वमान्य है। मम्मट कहते हैं कि 3 प्रकार के दोष हैं। कितने प्रकार के दोष हैं, 3 प्रकार के हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। मम्मट कहते हैं 3 प्रकार के दोष, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। फिर उसने अलग अलग संख्या बताई है कि शब्द दोष कितने हैं, अर्थ दोष कितने हैं और रस दोष कितने हैं। तो वो कहते हैं 37 तो क्या है, शब्द है, 37 तो कितने हैं, शब्द दोष है, और 23 तो कितने हैं, अर्थ दोष है। और रस दोष बच गए 10। 10 क्या है, रस है। 10 क्या है, रस है। रस 10, रस 10, शब्द 37, शब्द 37, शब्द 37, इस प्रकार आपको याद करना है। शब्द 37, रस 10 है और अर्थ कितने हैं, 23, यानी कि कुल मिलाकर 70। कुल मिलाकर 70 दोष माने हैं। किसने, मम्मट ने। मम्मट ने कहा कि 70 प्रकार के दोष है, उसको उसने 3 भागों में बांट दिया है, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। उसके बाद आते हैं वामन। वामन ने 2 प्रकार के दोष माने हैं। जिस प्रकार वामन ने गुण माने थे शब्दगत और अर्थगत, ठीक है ना, उसी प्रकार यहाँ दोष भी माने हैं, वो भी वही शब्दगत और अर्थगत। लेकिन वहाँ उसने 10-10 माने थे, यहाँ 10-10 नहीं है, यहाँ 3 तो है शब्दगत और 2 तो क्या है, अर्थगत दोष माने। ठीक है। उसके बाद भामह। भामह कहता है कि 3 दोष है। कितने दोष है, 3 दोष है। इन 3 दोषों के नाम क्या है, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। ये 3 प्रकार के दोष भामह ने माने हैं। तो इस तरीके से यह हो गया काव्य दोष का पूरा परिचय। उससे संबंधित क्या परिभाषाएं आ सकती है, उसकी संख्याओं को लेकर क्या विचार है, ठीक है, उससे संबंधित क्या क्या अन्य फैक्ट जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उससे संबंधित है। अब आगे की क्लास में अपन जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में कौन कौन से काव्य दोष पाठ्यक्रम में है, उन सभी को अपन उदाहरण सहित अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।